ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज डिजॉल्विंग इन द ब्यूटी। ध्यान है सौंदर्य में विलीन हो जाना। ध्यान और कुछ हो ही नहीं सकता सौंदर्य में विलीन हो जाने के सिवा। भारत में इसीलिए हमने परिकल्पना की और एक बहुत सुंदर वाक्य दिया, सत्यम शिवम सुंदरम। अर्थात जो अंतर यात्रा की खिलावट होगी वो इन 3 शब्दों में समाहित हो जाएगी। सत्य जीवन में घटेगा, शिवत्व घटेगा अर्थात शुभता घटेगी जीवन में, सौंदर्य घटेगा जीवन में। लेकिन ध्यान सूत्र यहाँ पर सौंदर्य की तरफ ही हमको ले जाता है और देखा जाए उतना पर्याप्त है। जो सुंदर है वो सत्य हो ही जाता है। हम दूसरी तरफ से भी देख सकते हैं कि सत्य सुंदर होता है, लेकिन परिणाम को भी हम अगर देखें सौंदर्य, तो सौंदर्य एक ऐसी घटना है जिसको लेकर व्यक्ति के अपने अपने मत और अपनी अपनी परिभाषाएं हो सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बहुत ही सजगता से देखेंगे तो पूरा अस्तित्व एक अनूठे सौंदर्य की तरफ निरंतर विकासमान है। वो सौंदर्य की तरफ ही विकसित हो रहा है। कुरूपता की अवधारणाएं हमने विकसित करी हैं। अस्तित्व की दृष्टि में कुछ भी कुरूप नहीं है। अस्तित्व की दृष्टि में जिसको हम कुरूप कहते हैं वो सुंदर की तरफ यात्रा करता हुआ एक पड़ाव है। तो इसलिए अगर हम उस दृष्टिकोण से देखें तो कुछ भी असुंदर नहीं है। सौंदर्य में विलीन हो जाना हमारे लिए एक गहरी शांति की और संतुलन की अवस्था होती है, क्योंकि सौंदर्य का अपना एक संतुलन है। इस बात को कभी हमें चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो ज़्यादातर शारीरिक सुंदरता से ही ग्रस्त हो जाते हैं कि सुंदरता के हमारे अपने मानक पैमाने बन जाते हैं। बात उतनी नहीं है, बात और गहरी है। अगर हम एक फूल को देखें वो क्यों सुंदर लगता है, उसका संतुलन, उसकी खिलावट, उसकी पंखुड़ियों का संयोजन सब देखिए कितने करीने से, क्रम से, पूरे गणितीय ढंग से। सागर में उठती लहरों को देखें, उनका घुमाव, उनका गिरने उठने का कोण सब बिल्कुल गणितीय है, मैथमेटिकल है, पूरा संयोजन है उसमें। हम आसमान की तरफ निगाह डालते हैं, चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र, आकाश गंगाएं सब कितनी सुंदर लगती हैं। और जब हम उसको वैज्ञानिक और गणितीय ढंग से देखते हैं तो हमको पता चलता है कितना संतुलन है, कितना उनमें व्यवस्था का पूरा समावेश है, इसीलिए वो सुंदर लगते हैं। अगर कोई ग्रह परिक्रमा कर रहा है तो उसके परिक्रमा का पथ सुनिश्चित और संतुलित है। कैसे कैसे ये सारे आयोजन हो रहे हैं। तो सुंदरता का अभिप्राय यही है कि जब किसी के जीवन में सुंदरता आएगी तो उसके जीवन में संतुलन आएगा। संतुलन आएगा, व्यवस्था आएगी, बिखराव जाएगा। तो सौंदर्य में विलीन होने के एक नए ये हमारे सामने जो मानक हैं वो खुलते हैं। अब इस दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो जो व्यक्ति अपने जीवन में बिखराव जैसा महसूस कर रहा है उसके प्रति वो एक अंतर्दृष्टि रख सकता है कि वो संतुलन में जाने का एक आयोजन है। जैसे मान लो हम एक अच्छा सा सुंदर सा वस्त्र ही पहनते हैं, वो सुंदर वस्त्र सुंदर अपनी सारी प्रक्रिया से गुजरने के बाद बनता है। उसके पहले वो काटा जा रहा है, सिला जा रहा है, तो एक देखने में बिखराव सा लगता है। तो ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत सारी कटाई, छटाई, सिलाई चलती है। तो ध्यानी कभी भी उस कटाई, छटाई, सिलाई वगैरह वगैरह से विचलित नहीं होता, क्योंकि वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। इसका जो सार्थक परिणाम है
ध्यानी के जीवन में वो क्या है कि किसी भी बात को कुरूप की तरह देखना बंद कर देता है, और हमारी दृष्टि जब सुंदर की तरफ ही होती है तो जीवन में सौंदर्य अनेक अनेक तलों पर विकसित होता रहता है। तो ये जो ध्यान सूत्र हमारे सामने बात रख रहा है कि ध्यान है सौंदर्य में विलीन हो जाना, तो यही जीवन का देखा जाए प्रमुखतम उद्देश्य है। ध्यान का उद्देश्य अगर हम समझें कि ये है सत्य को पाना, परमात्मा को पाना, वो सब बातें अपनी जगह पर है, लेकिन जो प्रैक्टिकल हमारी पकड़ में आने वाली चीज़ है वो हमारे जीवन का सौंदर्य है। तो ध्यानी अलग से पहचान लिया जाएगा, ऐसा नहीं कि वो ना पहचाना जाए, क्योंकि उसके जीवन की जो लयबद्धता है, संतुलन है, वो एक अलग दिव्य सौंदर्य की तरह प्रकट होगा और देख लिया जाएगा। एक और बात चलती है जिस पर भी ध्यानी समझ लेता है बात को, उससे भी ध्यान गहरा होता है, आंतरिक सौंदर्य और बाहरी सौंदर्य। अक्सर जो लोग ध्यान में रुचि लेते हैं वो कहेंगे कि आंतरिक सौंदर्य पर ध्यान देना है, बाहरी सौंदर्य उतना मायने नहीं रखता। जबकि जो ध्यान के स्वाद को जानता है वो ये जानता है कि जो बाहरी सौंदर्य है वो आंतरिक सौंदर्य का ही तो विस्तार है। तो ऐसा नहीं है कि बाहरी सौंदर्य को इनकार करना है, प्रकृति ने भी इनकार नहीं किया है। ये फूल, ये जो भी हैं चारों तरफ, अगर हम देखें पत्तियां ही हों, कुछ भी हो, उनका सौंदर्य है ना। ये सुंदर सुंदर पशु पक्षी वो सब है ना, इसीलिए हैं क्योंकि बाहर भी सुंदरता प्रकट होगी। आंतरिक सौंदर्य जो संभावना के रूप में भीतर होता है वो बाहर भी आता है। तो ध्यानी के जीवन में आंतरिक सौंदर्य भी घट रहा है और बाहरी सौंदर्य भी। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। इस बात के भेद के कारण लोग ध्यान से बहुत चूक जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है नहीं अंदर काम कर रहे हैं, और लोग कहते हैं अंदर है, बाहर का क्या करना। अब चाहे वाणी हो, भाव भंगिमा हो, शब्द हो, कुछ भी हो, ध्यानी के जीवन में सब सुंदर हो जाते हैं। उसके शब्द सुंदर हैं, वाणी सुंदर है, उठना बैठना बोलना, उसकी अपीयरेंस, उसकी अभिव्यक्ति सब सुंदरता से भरी हुई है, इसलिए क्योंकि आंतरिक सौंदर्य उसके भीतर घट गया है। तो वस्तुतः ध्यान में आंतरिक और बाहरी सौंदर्य में कोई विभाजन नहीं, वो एक ही है, एक ही सौंदर्य का विस्तार है। और जब इस सौंदर्य के पूरे विस्तार में कोई लीन हो जाता है तो वो पूरी तरह ध्यान में है। सूत्र का, ध्यान सूत्र का यही अभिप्राय है कि पूरे जीवन का सौंदर्य में लीन हो जाना।